हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपको मेरे YouTube चैनल पे। और अगर आप गलती से भी इस चैनल पे आ गए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप कुछ देर वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम इस चैनल पे। वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मोस्ट वेलकम आपका है, क्योंकि यहाँ पे रटने वाली चीजें आपको कोई नहीं होगा। आप एक बार समझ जाइएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, मेरी गारंटी है। और हम लोग हर सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर तब जानते होंगे कि हम लोग क्लास चला रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा रोके हुए, क्योंकि उसमें मैप का आवश्यकता पड़ती है, मैप की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग पहले मैप पढ़ लेंगे, उसके बाद से वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब प्लीज आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं, तो नीचे लाल बटन एक होगा, उसको दबाइए, प्रेस कीजिए, और बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को साथ में दबाइए, ठीक है? ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यद्यपि ये बकवास ही लगता है मुझे बोलने में, बट जरूरी है कि आप हमसे जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और क्या आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में डाला था पृथ्वी मूव क्यों करती है। पृथ्वी जो रोटेट करती है और मूवमेंट है पृथ्वी का, वो क्यों है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा, नाम तो एक शायद सिस्टर है कोई, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी आखिर सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद को बचाते ही क्यों है। ठीक, तो इसका आंसर ये है कि पृथ्वी के पास कोई भी तो पिंड है, उसके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे कि पृथ्वी के पास है, पृथ्वी के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। इसके लिए आपको चारों दो तीन प्रकार का जो बल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर एक इनर्शिया है, एक ग्रेविटी है, और एक क्या टाइडल फोर्स है। ये तीन चारों को आपको याद रखना, ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, ध्यान रखिएगा इसको। और आगे जब दो पिंड है, दोनों पिंड के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी, जैसे कि ये हो गया सन और ये हो गया पृथ्वी। अगर दोनों के पास अपना फोर्स है, ये चाह रही है कि हम इसको खींच ले, पृथ्वी सूर्य इसको खींचना चाह रहे हैं और पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन ये तभी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम लोग क्या ज्वारीय बल बोलते हैं, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को, और इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये चाह रही है कि इसको अपनी तरफ खींचा, और ये दोनों एक दूसरे, इसके पास भी कुछ बल है और कुछ इसके पास भी है। यद्यपि इसके पास ज्यादा बल है, लेकिन ये दूर भी स्थित है। तो अगर दो पिंड एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वहां पे आप फिजिक्स, अगर आप 11th 12th का पढ़े हो तो आपको पता हो, दो बल होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो बल जनरेट हो जाता है अपने से। यद्यपि इसमें एक बल वर्चुअली होता है, लेकिन वो दो बल जनरेट हो जाता है। और पृथ्वी के अपना जो आंतरिक संरचना है, जैसे मैं बताया था, जो महासागरीय क्रस्ट है वो उसका घनत्व ज्यादा होता है, फिर महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम होता है, इस तरीके से। तो वो चुंबक वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, चुंबक और चाबी गुच्छे वाला, उससे मूव करने लगती है पृथ्वी, घूमने लगती है इस तरीके से। और बचाती क्यों है? क्योंकि उसके पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सूर्य भी उसको खींच रहा है, वो भी अपनी तरफ खींच रही है। बस यही रीजन, छोटा सा रीजन था कि उसके पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से दोनों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है। बस इतना ही है। इतना अंदर घुसने की कोई आवश्यकता तो है नहीं हम लोगों को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है किसी एग्जाम में। फिर भी मैंने इसका चर्चा कर दी। बस इतना ही रीजन है कि दोनों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है, और कुछ नहीं। आज की क्लास जो है हम लोग देशांतरी रेखा का, अक्षांशीय रेखा का हम लोग इससे पहले वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर एंड देशांतर रेखाएं। कोशिश करेंगे दोस्तों कि जल्द से जल्द वीडियो खत्म हो जाए, मतलब, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींचे। प्रॉब्लम यह है ना कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किस चीज का, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी का, जो आपसे थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन की उम्मीद करता है। और यही रीजन है कि हमसे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा खींचे जाता है। मैं चाहकर भी वीडियो को छोटा नहीं कर पाता हूँ। अगर वनडे एग्जाम पे हम लोग प्रिपरेशन केवल वनडे एग्जाम पे फोकस करते तो शायद किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन आपको देखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको तो रिजल्ट बनेगा केवल मेंस पे, है ना, यानी कि लिखना है आपको, तो हर चीजें लिखने के व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस यही रीजन होता है। अब देखिए, हम लोग इससे पहले अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जनरल व्यू हम दे रहे हैं एक छोटा सा। आप उसको पिछले क्लास को बैकअप ले रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे कि ये ग्लोब हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा ऐसे फ्री हैंडली बनाने में थोड़ा सा इधर हो जाता है, लेकिन समझ जाइए
इसमें एक हम लोग बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा है। ये एक बात और, ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, इससे इसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो आप कल्पना ही करिएगा इसको, ये नहीं कि आप पृथ्वी पर ढूंढने निकल जाएगी पृथ्वी पर ये रेखाएं कहाँ मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। ये पृथ्वी पर केवल काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोग 0 डिग्री या विषुवत रेखा मान लेते हैं, विषुवत वृत्त मान लेते हैं। 0 डिग्री है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसको चर्चा कर दे रहा हूँ। एक है 23.5 डिग्री पे खिंचा हुआ, जो मेन अक्षांश रेखा है, एक 66.5 डिग्री पे खिंचा हुआ है, और लास्टली है यहाँ पे क्या 90 डिग्री पे, इधर भी एक 23.5 पे, एक 66.5 पे, और लास्ट भी एक 90 डिग्री पे। ये हमारा साउथ पोल हो गया और हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। मैंने बताया पृथ्वी थोड़ा सा बेंड है, 23.5 डिग्री अक्ष पे अपने झुकी हुई है, मैं भी दिखा रहा हूँ ग्लोब। और अब देखिए ये अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव करने के साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, इसको कर्क रेखा, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक। ये हमारा विषुवत। अब इस तरह से इधर आप जाइएगा तो ये 90 डिग्री, मैंने बताया था। आप अक्षांश रेखा का वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके पहले देख आइए कि आप यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल था, हर एक डिग्री पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हर एक डिग्री के एंगल पे एक रेखा खींचा हुआ है। तो ये इधर कितना रेखा हो जाती है टोटल 90, मतलब 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक, 90 इधर हुए तो 180, एंड एक ये वाला रेखा तो 181 जो है टोटल अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। और एक ये अक्षांशीय रेखाएं नहीं, जो ग्लोब देख रहे हैं आप, तो ग्लोब जो 3D है, तो 3D में ये चारों तरफ से ये एक तरह से सर्किल बनाते हुए आती है, ठीक। अब हम ये पिछले क्लास का था, आज हम लोग को पढ़ना है देशांतरी रेखा के बारे में, ठीक है। तो देशांतरी रेखा देखिए दोस्तों, अक्षांशीय रेखा मतलब आप पृथ्वी पे जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, जो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल रेखा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, और देशांतरी रेखा हम लोग बोलते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देशांतरी रेखा जो पृथ्वी पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है, नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से, ये मत कहिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब इधर से इधर खींची जाती है, तो सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो किधर से किधर, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला मिला होना चाहिए, लाइक जैसे कि ये हो जाता है देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। हर एक डिग्री पे एक रेखा खींची गई है। इस तरीके से ये सारी क्या है देशांतरीय रेखाएं, और ये टोटल है 360, यानी कि हर एक डिग्री पे खींचते खींचते इसको पूरे पृथ्वी पे खींच दिया गया है गोलाकार रूप में। तो ये कितनी हो जाती है 360 डिग्री हो जाती है। अब देखिए जब एक मिनट में देख लेना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में शायद करना होगा। तो मैं इसको डिलीट, अब जैसे कि आप समझ पा रहे हो ये। अच्छा एक बात और, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि आखिर 360 डिग्री है, तो हम लोग इसको, जैसे कि मैं बता दिया कि हाँ हम लोग अक्षांशीय रेखा वाला वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज जाके देखिए। अक्षांशीय रेखा वाला वीडियो में बताया हूँ कि अक्षांशीय रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसी तरह से देशांतरी रेखा का भी निर्धारण किया जाता है कि देशांतरी रेखाएं किस प्रकार से निर्धारित होती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, और फिर बता रहा हूँ कि देशांतरी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी फिलहाल, और मैं आपको इसको थोड़ी देर में ग्लोब पे दिखा हुआ है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ कि जो अक्षांशीय देशांतरी रेखा का निर्धारण किया जाता है तो कैसे किया जाता है। आप मान लीजिए कि ये ग्लोब है हमारा, ये जो हमारा है पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा जो पृथ्वी है, तो इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, केंद्र। आप ये भी काल्पनिक चीजें है केंद्र। अभी देखिए पृथ्वी के नीचे हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा चुके हैं, जैसे कि इसका लगभग व्यास, इसका रेडियस जो है, सॉरी त्रिज्या जो है, हाँ रेडियस 370 किलोमीटर के आसपास शायद है, एक्यूरेट डेटा मुझे याद नहीं, लेकिन जब शायद 370 ही है, 373 ऐसे ही करके कुछ। तो हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक में नहीं जा पाए। हम लोग जब पृथ्वी के आंतरिक संरचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि कहाँ तक हम लोग गए हैं, किस पृथ्वी किस भाग तक गए हैं। तो अभी चीज वहां पे चर्चा करने की चीजें नहीं है, तो सेंटर है। अब देखिए हम लोग एक मान लिए हैं, एक कन्वेंशन के थ्रू, जब कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था, उसमें मान लिया गया एक प्राइम मेरिडियन रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं PML, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। तो इसको अगर सपोज कीजिए हम 0 डिग्री मान रहे हैं, इसको एक रेखा मान ली गई इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू, क्या 0 डिग्री। ये हमारा आप जानते हैं कि विषुवत वृत्त चाहे विषुवत रेखा, उस सेंटर जो उसका त्रिज्या है, केंद्र है, पृथ्वी का सेंटर है, वहीं से गुजरती है। तो हाँ ये पृथ्वी का सेंटर है दोस्तों, ये मत कहिएगा, अभी मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम इसको बनाएं, थोड़ा सा मैं इसको 3D में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, धैर्य रखिए दोस्तों। अब हम यूपीएससी जब प्रिपरेशन ही करें थोड़ा सा तो धैर्य रखना ही होगा। अगर मैं इसको 3D में दिखाने का प्रयास करूँ आपको, तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि ये क्या है, 3D फिगर जो है एक वृत्त बनते हुए पृथ्वी को घेरती है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ तो दिक्कत होगा, लेकिन ये 3D फिगर आप मान लीजिएगा, ये भी एक वृत्त बनाते हुए पृथ्वी को घेरती है, ठीक है। तो अब देखिए
अगर हम इसको पी एम एल मान ले, 0 डिग्री इसको मान ले हम पी एम एल, ठीक है। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि जब हम इसका निर्धारण करते हैं तो हम कैसे कोण ये निकालते हैं, अक्षांशीय रेखा वाला वीडियो जाके देखिए, वहां पे पता चल जाएगा। लेकिन जब इसका हम निकालेंगे तो अगर मान लीजिए हमको 35 डिग्री अक्षांशीय 35 डिग्री देशांतरीय रेखा खींचनी है, तो ये जो सेंटर है इसका, पृथ्वी का जो सेंटर है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे ये सब मान रहे हैं, केवल हम मान रहे हैं, ये मत कि सेंटर यहीं पे होता है, लेकिन मान रहे हैं। तो अब देखिएगा 3D फिगर दिखाने के लिए मैं मान रहा हूँ जो, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक, अगर हमको यहाँ से जब हम एक कोण बनाते हुए, जैसे यहाँ से सेंटर जो है, यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये वाला एंगल जो बनेगा, 3D फिगर दोस्तों बन नहीं पा रहा है इस पे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बना दूं। तो एक मिनट में वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, अब मैं इसको 3D बनाने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए इस देशांतर रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये सेंटर है, ठीक है दोस्तों, ये सेंटर है। आप ये जिसे मैं बताया अक्षांशीय रेखा भी एक वृत्त है, ठीक है, अक्षांशीय रेखा जो वृत्त और देशांतर रेखा भी एक वृत्त बनता है। अगर इसको हम इस सेंटर से और अपोजिट डायरेक्शन वाले जो देशांतर रेखा उसको मिला देते हैं, वृत्त बन जाता है, दीर्घ वृत्त बन जाता है, दीर्घाकार। तो देखिए अगर इस एंगल को हम मान लें x डिग्री, चाहे 30 डिग्री मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और जो भी देशांतरीय रेखा का निर्धारण किया जाता है, ये PML जो है, प्राइम मेरिडियन लाइन जो है, इसी के संदर्भ में इसका निर्धारण किया जाता है। तो ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। अगर सपोज ये वाला एंगल हमको थोड़ा सा बढ़ा के 40 डिग्री कर दें, तो अब जो यहाँ पे रेखाएं खींची जाएगी, ये वाला रेखा है देशांतर रेखा, 40 डिग्री पे होगी। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार 40 डिग्री तय हो गया ना, तो इस यहाँ पे भी अगर कोई अक्षांशीय रेखा है और इसे भी जब ये वाला एंगल मिलाइएगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का ही होगा। यहाँ मिलाइएगा तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा, ये जो एंगल बनेगा 40 डिग्री का होगा। इसी तरह से देखिए अगर हम इस एंगल को 50 डिग्री बनाते, जैसे कि यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाते प्राइम, ये देखिए ये इसको ध्यान में रखिए, इसी के संदर्भ में तय होगा ये। तो अगर ये 50 डिग्री का हो गया, तो अब जो इसको हम मिलाते हुए रेखाएं खींचेंगे वो कितने डिग्री के एंगल पे खींचेगा, वो 50 डिग्री देशांतर रेखा होगा। इस तरह से करते करते हम एक डिग्री पे, हर एक डिग्री पे एक रेखाएं खींचते हुए 180 इधर हो जाता है और 180 इधर हो जाता है, इस तरीके से। अब हम इसको मिटा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा खींच रहा है, 15 मिनट तो मैं हर रोज चाहता हूँ 15 मिनट वीडियो, बट हो नहीं पाता है मेरे से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तार दे देते हैं। तो आप ये जान गए कि किस तरह से रेखाएं निर्धारित किया था, अक्षांशीय देशांतरी। अक्षांशीय वाला पिछले वीडियो देखिए, देशांतरी वाला यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, और याद रखिएगा टोटल कितनी रेखाएं हैं देशांतरी रेखाएं, 180 एक तरफ और 180 एक तरफ, तो कितना हो जाता है टोटल 360, ठीक है, एक डिग्री पे है। अब देखिए ये दो अक्षांशीय रेखाएं के बीच की जो दूरी है, दो देशांतरी रेखाएं के बीच की दूरी, मैं इसको अर्ध फिगर में बना रहा हूँ। दो अक्षांशीय, लाइक अगर हम इसको ऐसा मान लें, ठीक है, मैं इसको अर्ध ग्लोब पे बना रहा हूँ। जैसे अगर माने कितना बड़ा ग्लोब है तो उस पर मैं इन अर्थ हो गया, ठीक है, इन अर्थ पी हो गया, ड्रेबलेस हो रहा है, और ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। अगर हम इसको विषुवत रेखा मान ले, ठीक, इसको हम लोग 60 डिग्री पे एक ले लेते हैं और एक 75 डिग्री पे और एक 90 डिग्री पे ले लेते हैं, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा है। अब मैं इतना ही फिगर बनाया हूँ, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, तो मैं इतना वाला भाग जो है, ये वाला इतना से यहाँ तक भाग है, तो ये 0 डिग्री हो गया, मैंने 0 डिग्री दिखा दिया। इसको 60 डिग्री में मान लिया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये 75 डिग्री हो गया और ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तरीके से, नहीं 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 75 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, जो दो देशांतरी रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है 111.3 किलोमीटर। और सर्वाधिक कहाँ होता है, याद रखिएगा, सर्वाधिक वनडे एग्जाम के लिए है, सर्वाधिक जो होता है यहीं पे होगा, किस रेखा पे, तो विषुवत वृत्त पे, चाहे विषुवत रेखा पे सर्वाधिक दो देशांतरी रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होगी, 111.3 किलोमीटर। जबकि दो देशांतरी अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है लगभग, और ये 111.3 किलोमीटर होता है। तो सर्वाधिक कहाँ होगी, विषुवत वृत्त पे होगी। लेकिन अगर हम इसको x मान ले, ठीक है, अगर हम इसको x मान ले तो क्या हो जाता है, अब देखिए 60 डिग्री पे जाते जाते x/2 हो जाता है, x/2 यानी कि 113। अगर हम इसको x मान ले रहे हैं, यानी कि x डिस्टेंस है, सपोज कीजिए कि 111.3/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x अगर हम इसको मान ले रहे हैं, x बराबर 111 किलोमीटर, तो x/2 कितने डिग्री पे जाते जाते हो जाएगा, 60 डिग्री पे। 75 पे जाएगा तो x/4 हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि अब 111.3/4 हो जाएगा, और यहाँ आते आते 0 डिग्री हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप याद रखिए कि डिस्टेंस अगर इसको x माने तो यहाँ पे x/2 हो जाता है और x/4 और 0 डिग्री 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो पॉइंट ग्रुप में हो जाता है। तो इस तरीके से सर्वाधिक डिस्टेंस यहाँ पे होता है। ये चीजें कुछ फैक्ट है, इसको दिखाना जरूरी था, बताना जरूरी था।
आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि समय निर्धारित कैसे किया जाता है और डेट निर्धारित कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ग्लोब बनाते रहूँ छोटा सा, वीडियो को यहीं पॉज कर दूंगा, रोक दूंगा और उसके बाद से अगले में देखिए कि डेट और लाइन क्या होता है, या फिर अगर वीडियो लंबा खींचेगा तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम एक ग्लोब बना लें, ठीक, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर हम एक ग्लोब बना लें और क्या, और माने कि हमारा विषुवत वृत्त हो गया, ठीक, इस तरह से ये कर्क रेखा हो गया, ये 66.5 डिग्री मकर रेखा और ये 66.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम इसको कुछ देशांतरी रेखा खींच दें, नॉर्थ पोल से मिलाते हुए साउथ पोल की तरफ जो होता है देशांतरी रेखा होता है, जैसे साउथ से नॉर्थ की ओर, तो ये देशांतरी रेखा हम लोग खींच दे रहे हैं इस पे कुछ। दोस्तों फ्री हैंड बनाने से थोड़ा सा हो सकता है कि फिगर इधर उधर हो जाए, तो केवल कल्पना कर लेना है, कल्पना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर ये दोनों जैसे अक्षांशीय देशांतरी रेखा एक दूसरे को काट रही है, देखिए हर जगह काट रही है, तो आप याद रखिएगा भले हम ग्लोब पे छोटा सा ग्लोब एक नमूना लेकर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जहां भी काटेगी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे ही काटेगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हुए काटेगी एक दूसरे को। ठीक समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर अक्षांशीय देशांतरी रेखा एक दूसरे को काट रही है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही काटेगी, न कि 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा, इसको एंगल नहीं बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री एंगल पर काटेगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो यार यहाँ तो 90 डिग्री एंगल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इस प्रकार से है, ऐसा एंगल है 90 डिग्री से कम दिख रहा है, लेकिन ये ग्लोब का छोटा सा पार्ट, हम इस ग्लोब का छोटा सा नमूना देख रहे हैं। जब आप पूरा पृथ्वी को, इतना बड़ा पृथ्वी को देखिएगा तो वो उस पर ये चीजें नहीं देख पाएगी। ये चीज आपको हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पे ही कटेगी, न कि 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से ज्यादा पे, सॉरी कम पे, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही काटेगी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए मैं इसी में चर्चा करने का प्रयास कर देता हूँ, हो सकता है कि देख लेता हूँ कितना मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा खिंच चुका है, तो पहले इसको मतलब 2 पार्ट में करना ही होगा, क्योंकि ऐसे करूँगा तो मैं 50 मिनट के आसपास हो जाएगा। तो मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा एक चीज और बता के आपको, ताकि अगले वीडियो में आपको आसानी हो सके। तो हम बता रहे थे कि जो 90 डिग्री एंगल पे काटता है, साथ ही हम बता रहे थे कि एक कन्वेंशन हुआ था यूएसए में 1884 में, उसमें डिसाइड किया गया था कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पूर्व। तो उसमें डिसीजन लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाए। तो 0 डिग्री हम, ये तो सारी रेखाएं काल्पनिक है, कहीं से भी खींच दीजिए आप, तो 0 डिग्री माना गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, उसको 0 डिग्री माना गया, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब इतना ही बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री जो देशांतरी रेखा है ये सब काल्पनिक रेखा है, कौन 0 डिग्री वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग मान लिए हैं, तो अब पूरा दुनिया उसी को मान के चलता है। बाद में मैं बताऊंगा कि क्यों माना जाता है, कैसे क्या होता है। तो अब देखिए, तो 0 डिग्री जो हम अगर इसको 0 डिग्री मान ले रहे हैं, इसको मान लीजिए हम 0 डिग्री मान ले रहे हैं, ये कहाँ से गुजर रही है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। अब हमसे बताइए कि कितने महाद्वीप महासागरों से होकर गुजरती हुई, आप इसका आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। साथ ही आप देखिए, आप ये 0 डिग्री मान लेते, इसके 1 ये डिग्री और ये ग्लोब है 360 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसको अगर घूमते हुए हम 1 डिग्री पे एक लाइन खींचते हुए जाते हैं देशांतरी रेखा, तो कितनी रेखा हो जाती है, 180 इधर हो जाती है और 180 इधर हो जाती है, ठीक है। तो 180 और 180 इधर जाकर लास्ट में क्या, इसके सीधा अपोजिट साइड, यानी कि मान लीजिए अगर ये है तो इधर एक रेखा बनेगी जो कि 180 होगी, दोनों तरफ से 180 रेखा एक ही रेखा होती है, दोनों तरफ से 179 जाके एक ही रेखा 180 हो जाती है। अब देखिए, तो उसको जो 180 पे है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना गया है। मैं आपको ग्लोब पे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो सीधा है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कुछ महाद्वीपों से होकर गुजर रहा है, तो कुछ महाद्वीपों से, तो एक ही अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो मानिए कि एक ही महाद्वीप में, एक ही देश में, चाहे एक ही स्टेट में, अगर जैसे मानिए कि मैं एग्जांपल के तौर पे रहा हूँ, भारत के किसी हिस्से से गुजर रहा है, तो भारत के किसी हिस्से से मतलब मानिए कि अगर गुजरात से गुजर रहा है, एग्जांपल है, वहां से गुजर नहीं रहा है, मैं बताऊँ कहाँ से गुजर रहा है, तो गुजरात से गुजर रहा है, तो गुजरात के कुछ हिस्सों में जो जैसे सोमवार हो गया और कुछ हिस्सों में क्या मंगलवार हो गया, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। अगर एक ही देश में अगर कहीं सोमवार और कहीं मंगलवार है तो दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वहां से गुजारा गया, जहां पे कम से कम महाद्वीप और कम से कम देश था, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर गुजारा गया। और देखिए, अब पृथ्वी पे चूंकि महाद्वीप जो है इधर उधर हुआ, हम जब पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे, पृथ्वी की आंतरिक गति आप जब पढ़ेंगे, पृथ्वी के भूसंचलन एक्सेट्रा जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो अगर हम एक सीधा रेखा पृथ्वी पर खींच रहे हैं तो इम्पॉसिबल सा लगता है, इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर होता तो शायद उसमें खींच दिया गया होता,
काल्पनिक रेखा है। अगर एक पृथ्वी पर सीधी रेखा है, मतलब इस तरह से सीधी सीधी रेखाएं खींची जाती है, तो किसी न किसी महाद्वीप को काटेगा ही ये, किसी न किसी महाद्वीप के किसी न किसी देश को काटेगा ही। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधे न खींच करके उसको घुमाया गया। मैं आपको इस ग्लोब पे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप शायद अगर देख पाए तो ये अच्छी बात है। अगर देख जाए तो ये ग्लोब छोटा सा है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा नजदीक कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप रेड रेड डॉटेड जो देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा पेन से बना रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये कई जगह आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है, घुमा हुआ। मैं उसी पे एक लाइन खींचा हूं, तो कई जगह घुमा हुआ है, ताकि ये किसी देश को ना काटे, किसी महाद्वीप को ना काटे, और मतलब कम से कम इससे क्या लोगों को डिस्टर्बेंस हो। जैसे अभी मैं बताया था क्या हो जाता है कि इसे एक ही स्टेट में अगर सोमवार मंगलवार हो जाए दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से ये चीज आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ये पृथ्वी है, ग्लोब है, ये तो काल्पनिक है, रेखाएं जो है, तो इस पे जो इस तरीके से लाइन खींची गई है एक ग्लोब बनाते हुए, अगर आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा ये सब लाइनें जो है, ये सब लाइनें, ये क्षांशीय रेखा है। और जो भी रेखा इस तरीके से खींची गई है वो क्या है, देशांतरी रेखा है। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पकड़ेगी। टोटल देशांतरी रेखा 360 है इस तरीके से, और पृथ्वी इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, और इस तरीके से मूव कर रही है। तो ये अक्षांशीय रेखा इस तरह, देशांतरी रेखा इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ से नॉर्थ की ओर मिलती है, और जो अक्षांशीय रेखा है वो पृथ्वी को चारों तरफ से ऐसे घेर के, ये सब काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, उसको उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए, मैं बताया था कि 0 डिग्री ये है तो 180 इसके पीछे होगा, ठीक है। अब देखिए, इधर जब 0 डिग्री से आप इधर जाइएगा, 0 डिग्री से आप इधर जाइएगा तो आप वेस्ट में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहा है, और 0 डिग्री से इधर जाइएगा तो ईस्ट में जा रहे हैं। टाइम जो होता है हमेशा, टाइम क्या होता है हमेशा, ईस्ट में आप पॉजिटिव टाइम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 बज रहा है, यानी कि 12 बज रहा है, जैसे 0 बज रहा है, अगर आप इधर जाइएगा तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो इधर जाइएगा तो 2 बजेगा, इधर 3 बजेगा, 4 बजेगा, ठीक है। जबकि इधर जाइएगा तो टाइम घटेगा, समझ पा रहे हैं, इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। साथ ही देखिए, ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ये क्या है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। साथ ही अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए, भारत जो है हमारा यहाँ पे प्यारा सा भारत स्थित है, ठीक है। मैं इसे जनरली बनाया हूँ। तो ये जो है भारत का कर्क रेखा उसको विभाजित करती है, ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन इसमें रहेगा कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो कितने स्टेट से गुजरती है, या ये बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। साथ ही कर्क रेखा पर स्थित कोई राजधानी है तो उसको बताइए, और कर्क रेखा जो गुजरती है तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे लंबा कर्क रेखा है, ये भी बताइएगा, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है, ठीक। अब देखिए, तो आप बताइए, आप एक क्वेश्चन यहाँ पे एक जनरेट होता है कि भारत जो है किस गोलार्ध का देश है। तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी, यानी कि ये हमारा उत्तरी हो गया, और ये 0 डिग्री हम जिसको माने हैं तो ये हमारा पूर्वी हो गया, ठीक है। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, भारत जो हमारा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। अब देखिए, तो हमेशा इसमें, अब जैसे गुजरात हो गया, गुजरात से अगर आप इधर जाए तो टाइम बढ़ेगा ही। हम बताएंगे कि अब उसमें भारत में भी मानक रेखाएं होती है समय का निर्धारित करने के लिए, तो क्या चीजें है तो ये हम बताएगा अभी आगे। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन किया कि अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, तो वो, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ कि अगर वो 10 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, कोई प्लेन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री साउथ से उड़ान भरती है, सॉरी 10 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री वेस्ट से उड़ान भरती है, 10 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ से उड़ान भरती है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको उतरना है, ठीक। इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतरना है तो कहाँ पे उतरेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि कोई जो है प्लेन जो है 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री ईस्ट या वेस्ट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप, ईस्ट वेस्ट ईस्ट ही मान लीजिए, ईस्ट से उड़ान भरती है। मैं आपको, हाँ, वेस्ट से कुछ भी मान लीजिए आप, उड़ान भरती है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में उसको उतरना है। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन है। अब देखिए, हम लोग देशांतरी रेखा पढ़ के निकल जाते हैं, अक्षांशीय रेखा देशांतरी रेखा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कभी अपडेट नहीं कर पाएगा, और यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछी है। तो वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को उतरना है तो कहाँ उतरेगी। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ किस कौन सी रेखाएं होती है, नॉर्थ और साउथ में कौन सी रेखाएं होती है। अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं, नॉर्थ सॉरी साउथ और नॉर्थ में अक्षांशीय रेखाएं होती है। 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब अक्षांशीय रेखा है, अक्षांश रेखा है, ठीक है, अक्षांश रेखा। और देखिए, और वेस्ट ईस्ट में किसको डिवाइड किया जाता है, तो ये देशांतरी रेखा है, ठीक है, ये देशांतरी रेखा है। तो अब देखिए, ये जो होगा, आप
10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला, तो अब देखिए ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री जो नॉर्थ है तो इसका अपोजिट साइड में क्या होगा, 10 डिग्री साउथ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भरती है तो 10 डिग्री साउथ होगा। ठीक, लेकिन 10 डिग्री 70 डिग्री वेस्ट है तो ये 70 डिग्री ईस्ट नहीं होगा, ये 180, हम इसको 180 मान के चलते हैं। देखिए 180, अब इसका एक फार्मूला होता है, लाइक अगर 70 डिग्री है तो 180 में से 70 डिग्री को घटा दीजिए। ठीक है, अगर 60 डिग्री है तो 180 में से 60, अगर क्वेश्चन यही रहे कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री वेस्ट से उड़ान भरती है तो ये इस यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो अभी 70 है तो 70 डिग्री बचा कितना, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, और 10 डिग्री साउथ में। ये प्लेन कहाँ पे उतरेगी, याद रखिएगा, ये प्लेन उतरेगी 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भरती है 10 डिग्री साउथ एंड 110 डिग्री ईस्ट में ये प्लेन उतरेगी सीधे। तो इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे, एकदम सीधे अपोजिट पे होगा। अब एक क्वेश्चन आप भी लिख लीजिए, अगर ये आपका, इसका जवाब दीजिएगा। अगर कोई प्लेन है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको लिखा दे रहा हूँ, 40 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भरती है, 40 डिग्री मतलब यहीं पे क्वेश्चन, 40 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भरती है एंड 40 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री वेस्ट से उड़ान भरती है, तो वो प्लेन अपने अपोजिट डायरेक्शन को उतरना है उसको, तो कहाँ उतरेगी ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पसंद आए। अगले वीडियो में हम बता रहे हैं कि समय कैसे निकाला जाता है, किसी पॉइंट पे समय कैसे निर्धारित किया जाता है। तो अब वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मैं बता रहा हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।